हमारा आज का जो लेक्चर है वो म्यूचुअल फंड पे ही है। अब म्यूचुअल फंड की शुरुआत हम आपको इसको पहले के लेक्चर में करा चुके हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है टाइप एंड स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड। देखिए ध्यान रखिएगा, टाइप में ही स्कीम आती है। कभी कदा एग्जामिनेशन में इससे पूछता है डिस्क्राइब द टाइप्स एंड स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड। 20 मार्क्स का इसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो कई बार आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ टाइप का ही एक्सप्लेन कर दिया है, स्कीम को छोड़ दिया है। तो कैसे होगा इसको हम इसको जब बता रहे हैं तो आप समझा भी देंगे। इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा। और म्यूचुअल फंड जो है समझ जाइए काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, तो अच्छे से इस यूनिट को तैयार करिएगा। तो समझिए, पहले बता रहे हैं कि इन्वेस्टर हैं वो किस टाइप के फंड को किस तरह पसंद करते हैं। दो में इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, को ध्यान से समझिए। पहले इंग्लिश में बोलेंगे, फिर इसको हिंदी में हम समझा भी देंगे। देर आर ए नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड टू सूट द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर। द चॉइस ऑफ द फंड इज लिंक टू द डिमांड ऑफ द इन्वेस्टर। डज ही एक्सपेक्ट a stable, low earning, risky, risky, low earning, risky, high earning, capital appreciations, etc. The objective of earning help in the deciding the types of funds where investment is made. To achieve the different objective of investor, mutual fund adopt different strategy and accordingly uh, offer different scheme of the investment। लेकिन बिल्कुल सही कहा है कि आपको किस टाइप का फंड चाहिए, हाँ क्या आपकी ज़रूरत है और किस फंड को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये डिपेंड करते कि ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है। आपका अगर ऑब्जेक्ट शॉर्ट टर्म है तो आप समझ जाइए कि उसी टाइप के फंड को आप प्रेफरेंस करेंगे देंगे जो आपके लिए 3 साल या मैक्सिमम 5 साल की ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉन्ग टर्म का है तो 5 साल से लेके आपका 20 ईयर्स का भी हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है आप जो लॉन्ग टर्म जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे रिलायंस के हुए, आपके HDFC के हुए, उसमें उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है कि आप कम पैसे पे अधिक अर्निंग कैसे कर सकते हैं। हमारा सभी इन्वेस्टर का यही ऑब्जेक्ट होता है कि हम कम पैसा जो है इन्वेस्ट करें और उससे अधिक अर्निंग करें। तो इसके लिए आपको पूरी जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में होनी चाहिए। कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है और उसमें कौन कौन सी उनकी स्कीम होती है। ठीक है। और हर स्कीम के अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपका एक हाँ, और इन्वेस्टर उसी कैटेगरी में किस म्यूचुअल फंड को चॉइस करेगा, किस कंपनी को चॉइस करेगा, ये डिपेंड करता है उसके अर्निंग पे। तो इसी के बारे में आपको हम अब समझाएंगे। ठीक है। तो अब समझिए, द डिफरेंट म्यूचुअल फंड में बी क्लासिफाइड अंडर द 5 ब्रॉड कैटेगरी। डिफरेंट टाइप के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इस लेक्चर में हम देखिए पूरा डिटेल आपको नहीं बताएंगे, जितने आपके कैटेगरी हैं हो सकता है कि एक या दो में क्लोज करें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको हम जो है पूरा लेक्चर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर लेक्चर हो जाता है तो आप लोग को समझने में दिक्कत होती है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। बुक आपके पास है ही है। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो हमसे आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकती हैं। तो द वेरियस म्यूचुअल फंड में बी क्लासिफाइड अंडर 5 ब्रॉड कैटेगरी। पहला है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, सेकंड है बी अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ ऑपरेशन, थर्ड है यानी सी अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, फोर्थ है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, और नेक्स्ट आपका जो है अदर्स। ये देखिए कुछ 5 प्रकार के म्यूचुअल फंड को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं 1 यानी अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। अब आप समझती हैं कि अकॉर्डिंग टू ओनरशिप का मतलब क्या होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ देखिए हम यहाँ जो है ओनरशिप का मतलब होता है कंसेप्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो समझिए, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप म्यूचुअल फंड इन इंडिया may be classified as first पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड एंड प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। ठीक है। ये अगर ओनरशिप की बात करते हैं तो उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। अब हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इज द पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड। समझिए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI हैज़ बीन फंक्शनिंग इन ए एरेना ऑफ द म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया सिंस 1963-64। However, it was only after 23 years in 1987 that second fund was established in India by the State Bank of India. Although UTI was functioning successfully
it was found inadequate to meet the requirement of a small and medium household sector. Thus, UTI monopoly in mutual fund business was curtailed by the central government. By the central government by opening the operation of mutual fund to the requirement of the common investor. ठीक है। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड की, सबसे पहले यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 1963 में जो है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में अपना स्टेप रखा। और समझ जाइए कि 23 साल तक जो उसकी पूरी की पूरी मोनोपोली थी। 1987 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब जो है वो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में वो कदम रखा। लेकिन 23 साल जो रहा, समझ जाइए कि जो आपका यूटीआई जो रहा कि अपने कस्टमर, चाहे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हों, उनके साथ जम के वो सौदेबाजी की, कहीं कहीं वो ब्लैक मनी किया। तो ये सब का देखा, जब देखे कि कस्टमर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1987 में ये तमाम जो जितने भी शायद पब्लिक सेक्टर आपके हो या प्राइवेट सेक्टर हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, सबको कह दिया कि अब आप लोग भी म्यूचुअल फंड का कारोबार कर सकते हैं। तो एसबीआई जो थी 1987 में सबसे पहले, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जो है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में अपना कदम रखा। ठीक है। देन देयरफॉर एसबीआई म्यूचुअल फंड was the first among all the public sector commercial bank that started operation during November 1987. ठीक है। ये thereafter a number of public sector organizations to like Ind Bank Mutual Fund, Canara Bank Mutual Fund, Baroda Bank of Mutual Fund, Punjab National Bank of Mutual Fund, General Insurance Company of Mutual Fund, LIC of India Mutual Fund, etc. have joined the mutual fund business in short span of time. आपने देखा कि सबसे पहले अगर पब्लिक सेक्टर में तो एसबीआई ने म्यूचुअल फंड के बिजनेस से अपना कदम रखा, और नवंबर 1987 में एसबीआई ने म्यूचुअल फंड का कारोबार शुरू कर दिया। उसका दिखा देखी तमाम जितने भी आपके नेशनलाइज बैंक थे, जैसे आपने आपको एग्जाम्पल दिया है इंड बैंक एमएफ यानी म्यूचुअल फंड, कैन बैंक एमएफ, बीओआई बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड, पंजाब पीएनबी एमएफ, जीआईसी एमएफ यानी और एलआईसी एमएफ, इन सभी ने क्या किया कि 1987 के बाद जो है अपना जो है वो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में वो ये स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब देखिए वो 90 का वो समय था, 90 के डिकेड में। आज हम बात कर रहे हैं 2020 की। आज देखा जाए तो 2020 में लगभग जितने भी आपके फाइनेंशियल एरिया हैं, जितने भी कोई बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, या आपके स्टेट के भी आपके कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या आपके जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सभी क्या कर रहे हैं, वो म्यूचुअल बैंक फंड के बिजनेस में अपने को इन्वॉल्व कर दिए, क्योंकि जानते हैं कि, और अभी ये जान रहे हैं कि ये एरिया जो है अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड का सिनारियो जो सेक्टर है अभी बिल्कुल नया है। तमाम इन्वेस्टर जो हैं इससे भी अनभिज्ञ, यानी उनको जानकारी नहीं है। हाँ, तो लेकिन ये देखा जाए एजुकेशन में, बीकॉम में आप फाइनेंस ग्रुप के लोग हैं, आपको इसके बारे में जानकारी अच्छे से हो जाएगी तो आप कभी भी नौकरी करेंगी, या अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो म्यूचुअल फंड जो है बहुत बढ़िया जो है इन्वेस्ट करने की जगह है। आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से समझिए। तो ये आपने देखा पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड। दूसरा बी क्या था इसका, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। Seeing the success and growth of mutual fund in Indian capital market, the government of India allowed the private sector corporate to join the mutual fund industry in February 14, 1992. Since the number of private sector company have approached SEBI for permission to set up a private mutual fund. SEBI Mutual Fund Regulation 1996 provide guideline for registration, constitution, management and scheme of mutual fund. ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे म्यूचुअल फंड के रूप में जो है एक मार्केट मिलता गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 14 फरवरी 1992 को प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया कि अब आप लोग भी जो है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके लिए सेबी से कर दिया, अब इनको आप कैसे इनका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या इनका गाइडलाइन होगा, क्या इनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या इनका अमेंडमेंट होगा, किस टाइप की स्कीम होगी, आप एक गाइडलाइन तैयार करिए। तो बिना सेबी के परमिशन के कोई भी चाहे पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड
पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। जब सेबी ने गाइडलाइन स्टार्ट कर दिया तो 14 फरवरी 1990 के बाद जितने भी आज तक जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर हैं, अगर बैंक की हम बात करते हैं या नॉन बैंक की बात करते हैं, सभी जो हैं यहाँ, अगर नाम जैसे आपने नाम सुना होगा HDFC बैंक, ICICI बैंक, और बड़ी बड़ी कंपनी नाम सुनते हैं, रिलायंस बैंक हुआ, टाटा म्यूचुअल फंड हुआ, आपका आपने देख रही हैं जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये सभी जो हैं म्यूचुअल फंड के रूप के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और अच्छी अच्छी स्कीम डाला के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आपने देखा अकॉर्डिंग टू ओनरशिप में 2 टाइप के म्यूचुअल फंड को हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा। फिर नेक्स्ट हम आपका जो सेकंड पार्ट हमारा है वो अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन, ये बी है, ठीक है। अब इसको समझिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ देयर ऑपरेशन, एज ऑल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड फेल अंडर दिस classification. According to scheme of operation, the mutual fund could be divided into 3 categories. First, open-ended funds, second, closed-ended funds, और थर्ड है आपका इंटरवल फंड। अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन की, ये देखा जाए, ये समझ जाइए, ये जितने भी आपके टाइप्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है वो क्या है, स्कीम ऑफ ऑपरेशन। इसको 3 भाग में हम बांटते हैं। पहला है ओपन एंडेड स्कीम, दूसरा क्लोज एंडेड स्कीम, और थर्ड है इंटरवल स्कीम। तो हम बात कर रहे हैं पहला ओपन एंडेड स्कीम की। ओपन एंडेड स्कीम मीन्स ए स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड विच ऑफर्स यूनिट ऑफ सेल विदाउट स्पेसिफाइंग एनी ड्यूरेशन फॉर रिडम्पशंस। This scheme do not have a fixed maturity and into the fund is always open to investor who can subscribe it anytime. Similarly, the investor have an option to get their holding redeemed at any time. The fund redeem or repurchase the unit or shares at periodically announced rates. These repurchase rates are based upon the net current assets value of the funds. The Thus, open-ended funds provide better liquidity to the investor. In the same manner, the price at which the unit are offered to public is also announced periodically, as an investor can directly purchase and sell unit under open-ended scheme. These are not listed. The unit scheme 1964 of PTI, ULIP, धनरक्षा एंड धनविधि ऑफ LIC म्यूचुअल फंड आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड स्कीम। देखिए, इसको अब हिंदी में समझा दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑपरेशन की, तो पहला क्या है, ओपन एंडेड स्कीम। देखिए, जैसा आपने नाम सुना है कि इसमें ओपन, कि आपको ये स्कीम में जैसे टाटा की कोई स्कीम आ रही है वो ओपन एंडेड है, या रिलायंस की कोई स्कीम आ रही है, या SBI की कोई स्कीम आ रही है, तो वो ओपन एंडेड स्कीम है। तो यानी आज वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और कब ये उसकी क्लोजिंग डेट नहीं आएगी कि कब इसको क्लोज होना है। हाँ, ये हमेशा ओपन ही रहेगी। आप जब भी इसमें कभी भी आप इसकी स्कीम से म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं या यूनिट खरीद सकते हैं, और कभी भी आप इसको रिडीम या रिपर्चेज कर सकते हैं। और इस स्कीम की जितने भी फंड्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ओपन डेट होती है, यानी कब आपको परचेस करना है यूनिट को, ये आपको पता रहेगा, लेकिन कब परचेस नहीं करना है ये आपको पता नहीं रहेगा। यानी इसके देखा जाए, ये हमेशा हर तरह के इन्वेस्टर के लिए खुली रहती है, यानी ओपन रहती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसको बोलते हैं ओपन एंडेड स्कीम। इसकी कुछ स्कीम जो है जैसे बहुत फेमस थी, जैसे UTI 1964 ऑफ यूलिप, धनरक्षा एंड धनविधि ऑफ LIC, ये तमाम जो ये स्कीम है, ध्यान रखिएगा, ये टाइप क्या है, ओपन एंडेड स्कीम है, ठीक है। ओपन एंडेड स्कीम, हाँ, टाइप में, और ओपन एंडेड स्कीम में टाइप है, और इसकी स्कीम कौन कौन सी है, आपका UTI की, आपका यूलिप हो गया, LIC का धनरक्षा और धनविधि, ठीक है। ये आपके अच्छे ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्लोज एंडेड स्कीम की। इसका ये जस्ट उल्टा है। ये क्या है कि इसमें आज ओपन हो रही है, आज आप खरीद सकते हैं, हो सकता है कि 3 दिन बाद क्लोजिंग हो जाए, तो आप इसकी बाद आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हमको ज़रूरत है खरीदने की तो आप सीधे आप स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है। अगर हम बात करते हैं क्लोज एंडेड स्कीम की, तो इसकी ओपनिंग डेट भी
इन्वेस्टर को पता होती है और क्लोजिंग डेट भी इन्वेस्टर को पता होती है। अब थोड़ा इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ए क्लोज इंडेड स्कीम मीन्स एनी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड इन विच द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ स्कीम इज स्पेसिफाइड। Unlike open-ended scheme fund, the crop of closed-ended scheme is fixed and an investor can subscribe directly to the scheme only at the time of the initial issue. After the initial issue is closed, a person can buy or sell the unit of the scheme in the secondary market, that is the stock exchange, where these are listed. The price in the secondary market is determined on the basis of the demand and supply and hence could be different from the net assets value. देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, किससे डिटरमाइन हुआ कि इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलेगा, ये एक होता है नेट एसेट्स वैल्यू। ये आपके कोर्स में बता देंगे, चाहे हम बात करें ओपन इंडेड स्कीम की या आप बात करें क्लोज इंडेड स्कीम की, दोनों में क्लियर है। लेकिन क्लोज इंडेड में क्या होगा कि कब आपकी स्कीम की मैच्योरिटी होगी ये आपको पता होती है। 3 साल भी हो सकता है या आपका 5 साल भी हो सकता है। इसके देखिए कुछ जो अच्छी अच्छी स्कीम है इसको बता दें। धनश्री एंड धन समृद्धि LIC की है, फिर कैनरा बैंक की कैंसरी है, फिर इंड ज्योति है, स्वर्ण ज्योति है ऑफ इंडियन बैंक की। ये आपका जो है ये क्लोज इंडेड स्कीम की फंड्स, ये क्लोज इंडेड फंड यानी स्कीम की ये आपकी ये स्कीम ये आपकी ये स्कीम है क्लोज इंडेड स्कीम। ठीक है, जब फिर से रिपीट कर लेते हैं। धनश्री एंड धन समृद्धि LIC की स्कीम है, कैनरा बैंक की कैन शेयर और फिर इंड ज्योति की स्वर्ण ज्योति और आपका इंड ज्योति है। ये आपकी इंडियन बैंक की ये स्कीम है। टाइप क्या हुआ? क्लोज इंडेड। स्कीम ये है आपका एग्जाम्पल के रूप में। फिर थर्ड आपका क्या है? इंटरवल स्कीम और फंड्स। एन इंटरवल स्कीम इज स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज kept upon a specific interval and after that is operated as a closed scheme. Thus is combined the feature of both open-ended as well as the closed-ended scheme. Interval scheme have been permitted by the SEBI in recent year only. The scheme is open for sale or purchase at fixed predetermined interval, which are closed in the offer document. The unit of the scheme are also traded in the stock exchange. कि इंटरवल स्कीम जो है वो ओपन इंडेड और क्लोज के बीच की स्कीम है और ये अभी रिसेंटली जो है इसको सेबी ने परमिट किया है स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन बहुत ज़्यादा ये आपकी ये लोकप्रिय नहीं है ये ठीक है। इसका जो है ओपन डेट तो पता रहेगा कि आज ये स्कीम मार्केट में आ रही है, लेकिन क्लोजिंग कब होगी इसका जो डिक्लेरेशन बाद में होता है। ठीक है, लेकिन ये डिक्लेरेशन हो जाता है कि इस डेट को क्लोजिंग करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दिया होता है। इसीलिए यानी दोनों के बीच में का जो मिडवे होता है उसको बोलते हैं आपका इंटरवल स्कीम। अभी देखिए इस इंटरवल ये स्कीम बोलिए या टाइप बोलिए, लेकिन इसकी अभी जितनी कोई भी स्कीम अभी भी किसी भी कंपनी या बैंक ने नहीं निकाला है। ठीक है, तो मेनली आपका 2 ही इस समय मार्केट में, इंडियन मार्केट में है, फेमस है, वो ओपन इंडेड स्कीम है और आपके क्लोज इंडेड स्कीम है। अब आप देखिए ए और बी जो है यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड, दूसरा अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन ओपन इंडेड स्कीम और क्लोज इंडेड स्कीम को हम अभी बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।